हेलो फ्रेंड्स, जाव 9x में आपका स्वागत है। कक्षा 10 का जो हम लोग रासायनिक अभिक्रिया समीकरण जो चैप्टर पढ़ रहे थे, आज हम देखेंगे उसका पार्ट 4। इसमें हम लोग जानेंगे, जैसे पार्ट 3 में हम लोग ऑक्सीकरण का, अपचयन का चर्चा किए थे और रिडॉक्स अभिक्रिया का चर्चा किए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीकारक क्या होता है। आज हम लोग का टॉपिक है ऑक्सीकारक। आज हम लोग को ये पढ़ना है ऑक्सीकारक। देखिए, ऑक्सीकारक में हमेशा अपचयन का ही क्रिया होता है। किसका क्रिया होता है? अपचयन का। और पीछे आपको अपचयन हम बतलाई दिए हैं, क्योंकि अपचयन में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को हम लोग क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। जैसे कि हम पीछे बतला दिए हैं, अपचयन का परिभाषा हम ये बतलाए पीछे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अणु, परमाणु तथा आयन के द्वारा एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को जब ग्रहण किया जाता है, तो जो अभिक्रिया होती है उसको हम लोग एक शब्दों में अपचयन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो यहां पर जो हम लोग का टॉपिक है ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक में हमेशा आपका अपचयन का गुण होता है। इसलिए ऑक्सीकारक का हम लोग परिभाषा जब बतलाएंगे तो हम लोग कहेंगे कि वह अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है? ग्रहण करता है। तो उसी को एक शब्दों में हम लोग ऑक्सीकारक के नाम से जानते हैं। या ऐसे ही बता सकते हैं कि वे पदार्थ जो अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, तो उसको भी एक शब्दों में हम ऑक्सीकारक के नाम से जानते हैं। या ऐसे भी परिभाषा बता सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है, तो उसको भी हम ऑक्सीकारक के नाम से जानते हैं। जैसे देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। जैसे देखिए, इसके बीच में देखा जाए, अगर इसके बीच में देखा जाए तो यहां पर Cl2 है और यहां पर 2Cl माइनस है। तो देखिए, इसमें होता क्या, अभी पीछे हम बतलाए थे कल कि अगर क्लोरीन जैसे ही दो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, अगर क्लोरीन जैसे ही दो इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है? ग्रहण करता है। तो जैसे ही ग्रहण करेगा तो ये क्लोराइड आयनों के रूप में क्या होता है? चेंज हो जाता है। यानी कि देखिए, यहां भी सेम वही प्रोसेस है। यहां पर Cl2 है, यहां पर 2Cl माइनस है। यानी कि Cl2 जो है ये दो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है, और जैसे ही ये दो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है तो ये क्लोराइड आयन के रूप में चेंज हो रहा है। यानी कि ये क्या कर रहा है? ये +2e इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉनों का जब ग्रहण होगा तो कौन सी क्रिया? अपचयन। तो यहां पर लिख देंगे अपचयन। लेकिन जो पदार्थ इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीकारक। यानी कि हमारा जो Cl2 है ये ऑक्सीकारक है। और हम लोग ऑक्सीकारक के बारे में ही पढ़ रहे थे। अभी हमने ऑक्सीकारक का परिभाषा ये बतलाया कि वे पदार्थ
जो अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है तो उसको हम लोग आक्सीकारक कहते हैं। तो इस रिएक्शन में हमने ये समझाया कि ये जो Cl2 है ये जैसे ही दो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है तो ये क्लोराइड आयनों में क्या होता है, चेंज होता है। जैसे कि यहां पर क्लोराइड आयन आपको मिला भी है, यानी कि Cl2 ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, इसलिए Cl2 आपका क्या है, आक्सीकारक है। इसी क्रम में अगला हम लोग का टॉपिक है चायक। अगला हम लोग का टॉपिक अब चायक है। आक्सीकारक का सेम उल्टा, अब चायक में ही बतलाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अभी हमने बताया कि आक्सीकारक में हमेशा अपचयन की क्रिया होती है, लेकिन अपचयन में हमेशा आक्सीकरण की क्रिया होती है। किसकी क्रिया होती है, आक्सीकरण की। और आक्सीकरण पीछे आप पढ़े ही है, हमने आपको बतलाया है परिभाषा में। हमने ये बताया आक्सीकरण में कि वह अभिक्रिया जिसमें अणु, परमाणु तथा आयन के द्वारा एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया जाता है। एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया जाता है तो उसको एक शब्दों में हम लोग आक्सीकारक के नाम से आक्सीकरण के नाम से जानते हैं। लेकिन हमें जानना क्या है, अपचायक जानना है। हम लोग जानेंगे अपचायक क्या होता है। तो अपचायक में आपको बतलाएंगे भी कि वे पदार्थ जो अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, वे पदार्थ जो अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है तो उस पदार्थ को एक शब्दों में हम अपचायक के नाम से जानते हैं। जैसे देखिए इसका भी एग्जांपल देखेंगे हम। यहां पर दिया है 2Fi3 प्लस यहां पर दिया है 2I माइनस इक्वल टू, फिर यहां पर 2Fi2 प्लस और यहां पर दिया है I2। यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन संख्या 0 है। अब देखिए यहां पर इसमें बतलाएंगे आप, अभी हमने बताया यहां पर देखो दिया है 2I माइनस और यहां पर दिया है I2। तो यहां पर देखिए क्या हो रहा है, 2I माइनस और यहां पर I2 है और इसके ऊपर 0 है। यहां पर आवेश निगेटिव है, यानी कि यहां पर एक आवेश है और -1 से अगर 2 में गुणा कर देंगे तो यहां पर 2 आवेश हो जाएगा। लेकिन यहां पर क्या है, 0 आवेश है। यहां पर कौन सी क्रिया हुआ है, आक्सीकरण की क्रिया हुआ है। यानी कि यहां से 2 इलेक्ट्रॉन हमारा निर्मुक्त हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं। तो जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आपके निकलते हैं तो कौन सी अभिक्रिया होती है, तो आक्सीकरण। तो यहां पर लिख देंगे क्या, आक्सीकरण। लेकिन इसमें जो देख रहे हैं ये जो समीकरण दिया है, इस समीकरण में जो आपका 2I माइनस है ये आपका क्या है जी, अपचायक है। ये आपका क्या है, अपचायक है। क्योंकि इसी ने 2 इलेक्ट्रॉनों का क्या किया है, त्याग किया है। एक बार और देखिए, हमने परिभाषा ये बताया कि वे पदार्थ जो अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है तो उसी को हम अपचायक के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमने ये लिया और इनके बीच हमने ये बताया, यहां पर देखिए 2I
माइनस है, निगेटिव, यानी कि आयोडीन के ऊपर एक आपका निगेटिव चिन्ह है, यानी कि यहां पर इसको बोला जाए तो इसको बोल सकते हैं आयोडाइड आयन। तो यहां पर -1 से अगर 2 में गुणा करेंगे तो आयोडीन पर कितने आवेश हो जाएंगे? 2 आवेश हो जाएंगे। इस पर 2 आवेश हैं और इस पर 0 आवेश है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर 2I माइनस, यानी कि आयोडाइड आयन ने 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया है। तो जब 2 इलेक्ट्रॉनों का ये त्याग करेगा तो इसको एक शब्दों में हम क्या बोलेंगे? अपचायक। तो ये रहा आपका अपचायक। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। अब हम लोग का अगला टॉपिक होगा ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के दैनिक जीवन में प्रभाव। अगला हम लोग का टॉपिक है ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के दैनिक जीवन में प्रभाव। ऑक्सीकरण अभिक्रिया का हमारे दैनिक जीवन में निम्नलिखित प्रभाव है, जिसमें से देखिए पहला आपका टॉपिक है, पहला आप लोग का टॉपिक है संक्षारण। सबसे पहला टॉपिक है आप लोग का संक्षारण। जैसे कि आप जानते हैं, इसमें बताएंगे भी, संक्षारण में बताएंगे कि वह अभिक्रिया जिसमें किसी धातु को, वह अभिक्रिया जिसमें किसी धातु को वायु में, ऑक्सीजन में या नमी में या अन्य रासायनिक पदार्थों जैसे अम्ल, क्षार, लवण, इन सबके संपर्क में रखते हैं हम, तो हमारा जो धातु होता है ये धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। तो इसी क्रिया को एक शब्दों में हम संक्षारण के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल में तो जानते ही आप लोग, जैसे लोहे में जंग का लगना, ये संक्षारण का ही एग्जाम्पल होता है। उसी प्रकार से चांदी के आभूषणों पर काली परत का जमना, ये भी एक प्रकार से संक्षारण का ही एग्जाम्पल होता है। लोहे में जंग का लगना, ये पहला एग्जाम्पल होता है संक्षारण का। दूसरा बतलाएंगे चांदी के आभूषणों पर काली परत का जमना, ये भी संक्षारण का ही एग्जाम्पल होता है। लेकिन संक्षारण का रोकथाम भी किया जा सकता है। देखिए अगला इसी में एक टॉपिक हो जाएगा हमारा संक्षारण का रोकथाम। डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं रोक, हाँ, संक्षारण का रोकथाम भी किया जा सकता है। जैसे पहला टॉपिक में यह बताएंगे, जैसे कोई भी लोहे की बनी वस्तु होती है, अगर उस पर पेंट कर दिया जाए या पॉलिश कर दिया जाए, तो इस तरह से लोहे की वस्तु में जंग नहीं लगता है, यानी कि लोहे की जो आपकी वस्तु होती है वे नष्ट नहीं होती है। तो इस प्रकार से संक्षारण से लोहे की वस्तु को बचाया जा सकता है। उसी प्रकार से दूसरा है, अगर
किसी भी प्रकार की लोहे की वस्तु को तेल में रख दिया जाए या उस पर ग्रीस वगैरह लगा दिया जाए तो उस वस्तु को भी जंग से यानी कि संक्षारण से बचाया जा सकता है। फिर तीसरा, आपस में धातुओं को मिलाकर अगर मिश्र धातु भी हम बना लेते हैं, अगर कई धातुओं को आपस में मिलाकर अगर मिश्र धातु का भी निर्माण करते हैं तो जो मिश्र धातुएं होती है उसमें भी जो संक्षारण होता है वो कम होता है, यानी कि मिश्र धातुओं को भी संक्षारण से बचाया जा सकता है। उसी प्रकार से एक और देखिए, चौथा, अगर किसी भी धातु पर किसी अन्य धातु का भी परत चढ़ा दिया जाता है तो इस तरह से भी धातुओं को संक्षारण से बचाया जा सकता है। तो ये रहा संक्षारण, उसके बाद उसके उदाहरण और उसका रोकथाम। इसी क्रम में एक अगला और टॉपिक हमारा है विकृत गंधिता। अगला टॉपिक है दूसरा, विकृत गंधिता। देखिए, हम जानेंगे विकृत गंधिता क्या होता है। जैसे आपका वसा या तैली युक्त पदार्थ होता है, इन पदार्थों को लंबे समय तक जैसे ही हम खुला छोड़ देते हैं तो ये पदार्थ ऑक्सीडेशन की क्रिया द्वारा, ऑक्सीकरण की क्रिया द्वारा खराब हो जाते हैं, जिसके कारण इसका स्वाद क्या होता है, बदल जाता है। तो उसी को एक शब्दों में हम लोग विकृत गंधिता के नाम से जानते हैं। अभी हमने बताया कि वसा या तैली युक्त पदार्थों को लंबे समय तक जब खुला छोड़ देते हैं तो वे पदार्थ ऑक्सीडेशन की क्रिया करके, ऑक्सीकरण की क्रिया करके खराब हो जाते हैं। और जैसे ही खराब हो जाते हैं तो उन पदार्थों का पहले जैसा स्वाद नहीं रहता है, यानी कि उसका स्वाद बदल जाता है। तो इसी घटना को एक शब्दों में हम विकृत गंधिता के नाम से जानते हैं। जैसे अगर जल हो, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आपका जल हो और आपका पनीर हो, इसको भी कुछ देर तक खुला छोड़ देते हैं तो इसके स्वाद में क्या होता है, अंतर आ जाता है। यानी कि ये विकृत गंधिता की क्या एग्जाम्पल है। इसका भी रोकथाम किया जा सकता है। देखिए, इसका भी एक टॉपिक है विकृत गंधिता का रोकथाम। इसका भी हम लोग रोकथाम कर सकते हैं। जैसे पहला, जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी खाने पीने वाला पदार्थ होता है, उसमें हम लोग, जैसे मांस मछली है, अगर उसमें हम लोग हल्दी या नमक का लेप लगा देते हैं तो कुछ समय तक सुरक्षित रहता है, यानी कि वो खराब होने से बच जाता है। दूसरा रोकथाम का उपाय, जैसे किसी भी प्रकार के खाने पीने वाले पदार्थों को अगर हम लोग फ्रीज के अंदर रख देते हैं तो भी वो लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। तीसरा, अगर हम लोग कोई और खाने पीने वाला पदार्थ है, जैसे चिप्स हो या बिस्किट हो या कोई भी आपका पैकिंग पदार्थ हो, अगर उसको पैक करते हैं तो
उसके अंदर से ऑक्सीजन को निकालकर और उसके अंदर अगर हम नाइट्रोजन गैस को भर देते हैं तो जो हमारा वो पैकिंग पदार्थ होता है वो भी लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। लेकिन जैसे ही चिप्स का जो थैला होता है वो कहीं से लीक कर जाता है या फट जाता है और उसके अंदर से जो नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाती है, जैसे ही नाइट्रोजन गैस बाहर निकलती है तो तुरंत ऑक्सीजन गैस उसके अंदर प्रवेश करके ऑक्सीडेशन की क्रिया करता है और वो हमारा पदार्थ क्या होता है, खराब हो जाता है। इसीलिए कोई भी पैकिंग पदार्थ होता है उसके अंदर हम नाइट्रोजन गैस को भर देते हैं और जैसे ही नाइट्रोजन गैस को भरते हैं तो पैकिंग पदार्थों का जो नाइट्रोजन गैस होता है वो लंबे समय तक सुरक्षित रखने में मदद करता है। उसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, चौथा, अगर किसी भी प्रकार के खाद्य पदार्थ को अगर वायुरोधी पात्र में रखा जाए, वायुरोधी पात्र में रखा जाए तो वे भी लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। तो ये रहा आपका रोकथाम के तरीके या उपाय किसी भी प्रकार के खाने पीने वाले पदार्थों का। धन्यवाद।